हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फूड। तो इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे हमारा बहुत नुकसान करते हैं। जैसे कि वे हमें डिजीज़ कोज करते हैं, वे हमारे फूड को, लेदर को, क्लोथिंग को स्पॉइल करते हैं और भी बाकी में नुकसान करते हैं। तो उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से डिजीज़ कोज करते हैं और कैसे वो कोज करते हैं। उनके पॉजिटिव एजेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि एयर के द्वारा होती है, वाटर के द्वारा होती है, फूड के द्वारा होती है या फिर किसी कैरियर की हेल्प से होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही बीमारी कोज नहीं करते, वे बाकी एनिमल्स के अंदर भी बीमारी कोज करते हैं और बाकी प्लांट्स के अंदर भी बीमारी कोज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स के अंदर ही बीमारी कोज नहीं करते, वे दूसरे एनिमल्स के अंदर भी एंटर करके उनको बीमार कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था रेबीज़ का। तो जो रेबीज़ बीमारी है वो डॉग्स के अंदर या फिर कैट्स के अंदर होती है। तो जो रेबीज़ बीमारी है वो रेबीज़ के वायरस की मदद से होती है और ये खतरनाक बीमारी है। लेकिन ये जो रेबीज़ बीमारी है वो कुत्तों से इंसानों में भी फैल सकती है। जैसे ही कोई कुत्ता एक इंसान को बाइट करता है तो रेबीज़ बीमारी कुत्तों से इंसानों में ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये एक एनिमल डिजीज़ का भी एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है एंथ्रेक्स का। तो एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है ये एक बैक्टीरिया की हेल्प से होती है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमंस के अंदर और कैटल्स के अंदर, मतलब गाय भैंस के अंदर बीमारी कोज करता है। और जो कैटल के अंदर फुट और माउथ डिजीज़ होती है वो एक वायरस की मदद से की जाती है। एक वायरस जो है कैटल की बॉडी के अंदर एंटर करके फुट और माउथ डिजीज़ कोज करता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है कि जो रॉबर्ट कोच है उन्होंने 1876 के अंदर एक बैक्टीरिया की खोज की थी जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, जिसके बारे में हमने अभी बात की। वो जो है एंथ्रेक्स डिजीज़ कोज करता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्रेक्स डिजीज़ कौन सी बैक्टीरिया की हेल्प से होती है। तो बैसिलस एंथ्रासिस की हेल्प से होती है और रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने 1876 में इसकी खोज की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियां कोज करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो ये सारे जो हैं प्लांट्स है और इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कोज करते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कोज होगी तो वो उनकी यील्ड को भी तो कम करेगी ना। तो जो बीमारियां प्लांट्स के अंदर होती है वो उनकी यील्ड को रिड्यूस कर देती है। जैसे कि अगर किसी क्रॉप प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ हो गई तो वो उसकी यील्ड को भी प्रभावित करेगी, उसकी यील्ड कम आएगी। जैसे गेहूं की फसल में अगर कोई बीमारी लग गई तो हमें अनाज कम मिलेगा। सी टेबल 2.2, यहाँ पर जो टेबल 2.2 है उसके अंदर कुछ प्लांट डिजीज़ दी गई है। जैसे कि सबसे पहली है सिट्रस कैंकर। ये एक बैक्टीरिया की मदद से होती है और एयर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब हवा के जरिए बैक्टीरिया ये बीमारी कोज करता है। अगला है रस्ट ऑफ व्हीट। जो रस्ट ऑफ व्हीट बीमारी है ये व्हीट के अंदर होती है, जैसे कि नाम में दिया गया है। ये फंगी के द्वारा फैलती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर भी हो सकता है और सीड्स भी हो सकते हैं। अगली बीमारी है येलो वेन ऑफ मोज़ैक ऑफ भिंडी, ओकरा। इसका दूसरा नाम है ओकरा। तो ये वायरस के द्वारा होती है और इंसेक्ट्स द्वारा फैलती है। तो ये भिंडी के अंदर होती है जिसके अंदर येलो कलर का मोज़ैक सा दिखने लग जाता है। तो ये सारे जो बीमारियां हैं वो प्लांट्स के अंदर होती है और किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के द्वारा होती है और फंगी के द्वारा भी हो सकती है। तो ये जो है किसी भी प्लांट की या फिर किसी भी दूसरे क्रॉप प्लांट की यील्ड को कम कर देती है और हमें मुनाफा कम होता है। तो इसीलिए हमें जो क्रॉप प्लांट्स है उनकी डिजीज़ से बचना चाहिए, उन प्लांट्स को बचाना चाहिए और हमें अच्छी तरह से दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए ताकि कोई भी डिजीज़ प्लांट्स के अंदर ना हो। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो हमें ऐसे केमिकल छिड़कने चाहिए खेतों के अंदर जो कि
बैक्टीरिया या फिर बाकी माइक्रोब्स को किल कर सके और जिससे हमें अच्छी यील्ड मिल सके। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग का क्या मतलब होता है? क्या फूड भी पॉइजन बन सकता है? जी हाँ, जैसे कि अगर हम खाना खाएं और उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट हो, कुछ हार्मफुल पैथोजेंस अगर प्रेजेंट हो और अगर हम उस फूड को कंज्यूम कर ले तो वही फूड हमारे लिए पॉइजन बन जाएगा। तो इसीलिए हमें खाने को ढक कर रखना चाहिए और अच्छे से प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. तो बूझो को उसके एक फ्रेंड ने उस पार्टी के अंदर इनवाइट किया था और वहाँ पे उसने बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड स्टफ को खा लिया और घर आते ही उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। उसने वोमिट करना शुरू कर दिया और उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। जो डॉक्टर था उसने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। सो पहेली यहाँ पे पूछ रही है कि फूड जो है पॉइजन कैसे बन गया। जो फूड पॉइजन है उसका क्या मतलब है, फूड पॉइजनिंग का क्या मतलब है? तो जो फूड पॉइजनिंग है इट कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने फूड को स्पॉइल्ड कर दिया है तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जैसे कि हमने चैप्टर के शुरू के अंदर ही पढ़ा था, हमने एक ब्रेड का एग्जांपल लिया था कि अगर हम किसी रेनी सीज़न में या फिर किसी मॉइस्चर वाले सीज़न में अगर ब्रेड को बाहर छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे उसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर के कुछ धब्बे से आ गए हैं और वही जो है फंगी होती है। तो फंगी जो है उसके ऊपर लग चुकी है ब्रेड के ऊपर और अगर हम उस स्पॉइल्ड ब्रेड को खा लेते हैं तो हमें डिजीज़ हो जाती है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हम वोमिट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें मॉइस्चर वाले सीज़न में ऐसी चीज़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे से कवर करना चाहिए और प्रिकॉशंस भी बरतने चाहिए। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग इवन सीरियस इलनेस एंड डेथ। तो यही कारण है कि कई बार हम जो फूड खाते हैं उससे सीरियस इलनेस हो सकती है या फिर अगर हम फूड पॉइजनिंग ठीक नहीं कर पाए तो कुछ टाइम बाद डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जो माइक्रोब्स हैं, जो पैथोजेंस हैं स्पेसिफिकली, वे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसीलिए हमें फूड का प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें फूड को प्रिजर्व रखना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि सोल्ट की, जैसे कि विनेगर की और भी बाकी चीज़ों की हेल्प से हम फूड को बचा सकते हैं माइक्रोब्स के अटैक से। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन। तो अब तक हमने पढ़ा कि अगर हम फूड की अच्छे से केयर नहीं करेंगे, अगर हम उसको प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो हमारे लिए ही हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए हमें फूड को प्रिजर्व रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो इससे जो पहले वाला चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके लास्ट वाले टॉपिक के अंदर दिया गया है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। उसके अंदर स्पेसिफिकली हमें दिया गया कि ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम बड़ी बड़ी ग्रेनरीज के अंदर बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं और अगर हम घर पे ही ग्रेन्स को स्टोर रख रहे हैं तो उसके अंदर कुछ देसी इलाज रख सकते हैं, जैसे कि नीम के पत्तों को डाल सकते हैं या फिर और भी बाकी चीज़ों को उसके अंदर डाल सकते हैं जिससे कि माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रिवेंट हो सके। ग्रेन्स के अंदर जैसे ही मॉइस्चर रह जाएगा तो उसके अंदर माइक्रोब्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें अच्छे से सुखा के धूप में हमें उन ग्रेन्स को स्टोर रखना चाहिए और उनको अच्छे से प्रिजर्व रखना चाहिए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? तो हमने ग्रेन्स को तो स्टोर कर लिया, ग्रेन्स को तो हमने अच्छे से प्रिजर्व कर लिया, लेकिन हम कुक्ड फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे जो खाना पक चुका है? तो उसकी भी अलग अलग मेथड्स है जिनकी हेल्प से हम फूड को अच्छे से प्रिजर्व रख सकते हैं, उनको माइक्रोब से सेव कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। तो हमने जैसे कि बात की कि जो अनयूज्ड ब्रेड है अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो मॉइस्चर वाली कंडीशंस के अंदर उसके अंदर फंगस पैदा हो जाएगा, फंगस के द्वारा वो अटैक कर ली जाएगी और वो जो है स्पॉइल्ड हो जाएगा, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे फूड को तो स्पॉइल करते ही हैं, लेकिन जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो बैड स्मेल देता है, उसके अंदर से बुरी वाली बदबू आती है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये फूड स्पॉइल्ड हो चुका है। हमें कौन कौन से सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि स्मेल उसकी चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि माइक्रोब्स का अटैक हो चुका है और ये फूड स्पॉइल्ड हो चुका है।
इट्स स्पॉइलिंग ऑफ ए फूड इज ए केमिकल रिएक्शन। तो ये पूछ रहा है कि जो फूड की स्पॉइलिंग है वो क्या केमिकल रिएक्शन है। Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. तो यहाँ पर जो पहेली है वो बड़ी confused है। वो कह रही है कि उसने कुछ मार्केट से मैंगोज लिए बहुत सारे, और कुछ टाइम बाद ऐसा था कि वो आम जो थे वे सड़ चुके थे और वो उनको खा नहीं सकती थी। लेकिन वो ये भी जानती है कि उसको ग्रैंड मदर जो है वो घर पे आम का अचार बनाती है, लेकिन उसको तो हम बहुत टाइम तक खाते हैं। तो वो आम का अचार क्यों ख़राब नहीं हुआ? जैसे कि जो आम थे, पके हुए आम, वे स्पॉइल्ड हो गए, वे रोट हो गए, वैसे ही आम का अचार रोट क्यों नहीं हुआ? तो पहले ये एक क्वेश्चन पूछ रही है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। तो इसका जो आंसर है वो यही है कि जो पिकल है, जो आम का अचार है, वो अच्छे से प्रिजर्व होता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स है वो उन पर अटैक नहीं कर पाते और हम अचार को बहुत टाइम तक खा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि जो अचार होता है उसके अंदर नमक भी डला हुआ होता है, विनेगर भी होता है, जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से हमें अपने फूड को बचाना चाहिए ताकि हमें बीमारी कोज ना हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। तो हम बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो केमिकल मेथड है। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो सोल्ट्स है और जो तेल है, जो एडिबल ऑयल्स है जिनको हम खा सकते हैं, वे जो है कॉमन मेथड है, वे कॉमन केमिकल्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। देयरफॉर दी आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और इसीलिए हम इनको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। जैसे कि हमने पिकल्स के बारे में पढ़ा था, जो पिकल्स है उनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो सके, जैसे कि तेल और सोल्ट्स और विनेगर। तो इनकी हेल्प से माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक तो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड। ये दोनों केमिकल्स के नाम आपको याद रखने कि जो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज होते हैं। These are also used in jams and squashes to check their spoilage, और इन्हीं केमिकल्स को हम जैम्स और स्क्वैशेस के अंदर डालते हैं जिसकी हेल्प से वो स्पॉइल्ड नहीं होते। तो ये जो है कॉमन केमिकल मेथड्स है, जैसे इसके अंदर हमने पढ़ा सोल्ट्स और एडिबल ऑयल्स, और हमने दो केमिकल्स के बारे में स्टडी किया, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो इन सब की हेल्प से हम अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट जो आपके घरों में मिलता है वो भी एक प्रिजर्वेटिव है। कॉमन सोल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो मीट और फिश को हम सालों से कॉमन सोल्ट से प्रिजर्व रख सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रो मैंगोज एंड टैमारिंड। तो सॉल्टिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर्स। जो जैम्स होती है, जेलीज होती है और स्क्वैशेज होते हैं वो शुगर से भी प्रिजर्व हो सकते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो जैसा कि हमने जितने भी एग्जांपल्स के अंदर पढ़ा उसके अंदर हमने ये जाना कि जो मॉइस्चर है, जो नमी वाला वातावरण है, उसकी वजह से ही बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ती है। तो अगर हम इस मॉइस्चर को ही कंट्रोल कर लें, अगर हम ड्राई कंडीशंस प्रोवाइड कर दें, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मॉइस्चर के बिना। तो हमें इसीलिए मॉइस्चर को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए जो शुगर है वो मॉइस्चर को कंट्रोल करती है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है, जिसकी हेल्प से जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और माइक्रोब्स उसके अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो उसके अंदर आएंगे ही नहीं, इसीलिए उनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो जैसे कि हमने बात की अचार के केस के अंदर कि ऑयल, विनेगर, सोल्ट ये सारे जो हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ होते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। जो ऑयल और विनेगर है स्पेसिफिकली, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि पीएच इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी हेल्प से जो बैक्टीरिया है वो उस कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा।
तो इसीलिए हम विनेगर का यूज़ करते हैं। विनेगर जैसा कि आप जानते होंगे वो एसिडिक एसिड होता है और एसिडिक कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्श कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक बैक्टीरियाज की स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं कि वे उन्हीं कंडीशंस के अंदर ही सर्वाइव करेंगे। तो अगर हम कंडीशंस को चेंज कर देंगे तो माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाएगी। तो जो ऑयल और विनेगर है वो यही काम करते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो ये सारे फूड प्रोडक्ट्स को हम ऑयल और विनेगर की हेल्प से प्रिजर्व रख सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपने देखा होगा आपके घर के अंदर आपकी मम्मियाँ रात को दूध गर्म करती हैं, तो दूध को अगर हम गर्म कर देंगे, उसको अच्छी तरह उबाल देंगे, तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर वे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें या तो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर देना होगा या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर देना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो भी फूड स्टफ्स होते हैं ज़्यादातर वे फ्रिज के अंदर रखे होते हैं। जो फ्रिज है वो उनको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और उस टेम्परेचर के अंदर भी माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए वे मर जाते हैं। तो इसीलिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स भी बहुत ही अच्छा मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। जैसे कि मैंने बात की, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और कम टेम्परेचर के अंदर माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। वाई डज द मिल्क कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड। व्हाट इज पास्चराइजेशन? तो जैसे कि आप जानते होंगे, जो कि आप दुकान से जो भी पैक्ड मिल्क लाते हो तो वो जो है पास्चराइज्ड होता है, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो पहले से ही मरे हुए होते हैं। वे डेड माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स दिया जाता है। जो फूड पैक्ड होता है, जो मिल्क पैक्ड होता है पैकेट्स के अंदर जो आप दुकान से लेकर आते हो, उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जिसकी हेल्प से माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते उसके अंदर। इसीलिए हमें उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती दोबारा, या फिर ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर पहले से ही माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते। तो पास्चराइजेशन होता क्या है? सो पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो हमें दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अब पास्चराइजेशन की टेक्निक क्या है कि कैसे पास्चराइजेशन हेल्प करता है कि जिससे माइक्रोब्स जो है मिल्क के अंदर ग्रो ना करें या फिर वे मर जाएं। तो उस टेक्निक के अंदर होता क्या है कि पहले हम मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड तक, और फिर अचानक उसको चिल करके स्टोर रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि एकदम से कंडीशंस चेंज हो चुकी है। पहले हमने उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म किया, फिर अचानक उसको ठंडा कर दिया। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो उस कंडीशंस में अडेप्ट नहीं कर पाते, एकदम से चेंज इन्वायरमेंट में वे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो पास्चराइजेशन है वो एक हेल्पफुल टेक्निक है, जिससे कि हम माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देते, क्योंकि माइक्रोब्स अचानक से मर जाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं होती। बाय डूइंग इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो टेक्निक क्या थी? पहले दूध को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना है 70 डिग्री सेल्सियस पे थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि 15 से 30 सेकंड तक, और फिर अचानक उसको ठंडा कर देना है, जिससे कि कंडीशंस चेंज हो जाएगी और माइक्रोब्स जो है उस चेंज्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। और पास्चराइजेशन को डिस्कवर करने वाला था लुइस पास्चर, जिसके नाम पे ही इस प्रोसेस का नाम है पास्चराइजेशन कहते हैं इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में, कि जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, उनको हम कैसे स्टोर रख सकते हैं जिससे कि माइक्रोब्स की एंट्री उनके अंदर ना हो, माइक्रोब्स से बचे रहें। तो हम उनको जनरली एयर टाइट पैकेट्स के अंदर कवर करते हैं, उनको सील कर देते हैं वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होगी, और जिससे कि जो माइक्रोब्स है वो उस एयर टाइट पैकेट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और वे हमारे वेजिटेबल्स को या फिर ड्राई फ्रूट्स को या फिर नॉर्मल फ्रूट्स को वे स्पॉइल नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे हमारे लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वे हमें डिजीज़ कोज करते हैं। तो हमने आज प्लांट्स और एनिमल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, लेकिन वे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं।
तो इसीलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन रखनी चाहिए, अपने फूड को प्रोटेक्ट रखना चाहिए और अपनी बाकी चीज़ों को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, जिससे कि माइक्रोब्स हमें डिजीज़ कोज ना कर पाए। तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो फूड प्रिजर्वेशन है ये इसकी बेस्ट टेक्निक है। फूड प्रिजर्वेशन की हेल्प से हम माइक्रोब्स पे चेक कर सकते हैं, हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट रख सकते हैं। तो ये हमने कैसे पढ़ा, तो जो फूड पॉइजनिंग थी उससे हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा। फूड पॉइजनिंग क्या थी कि जो स्पॉइल्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने स्पॉइल्ड कर दिए हैं, या तो वे उस फूड के अंदर एंटर कर चुके हैं या फिर वे एंटर कर चुके कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं फूड के अंदर, जिसकी हेल्प से जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने फूड को प्रिजर्व रखना चाहिए, हमें अपने फूड को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, जिससे कि जो माइक्रोब्स हैं वो उसके अंदर एंटर ही ना कर पाए, एंटर कर जाए तो वे तभी मर जाए, जैसे कि हमने पेस्चराइजेशन के अंदर बात की थी। तो अगर हम अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं तो किसी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि फूड की हेल्प से भी हमारे अंदर पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं, बाकी भी मीन्स से, जैसे कि एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, किसी कैरियर के द्वारा, तो बहुत सारे मेथड्स है। लेकिन जो अगर हम फूड को बचा लेंगे तो हमारे अंदर माइक्रोब्स एंटर नहीं कर पाएंगे। तो हमने बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा केमिकल मेथड्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो सोल्ट्स होते हैं और जो एडिबल ऑयल्स होते हैं इनके अंदर कॉमन मेथड है, वे जो है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ होते हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। उसके अंदर हमने 2 केमिकल्स के बारे में पढ़ा, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये केमिकल्स आपको याद रखने हैं, ये जो है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और अगला हमारा जो प्रिजर्वेशन है वो कॉमन सॉल्ट है, जो कि मीट और फिश को बहुत टाइम पहले से ही लोग यूज़ करते आ रहे हैं। अगर हम किसी भी फूड प्रोडक्ट के ऊपर नमक की लेयर लगा देंगे तो बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और हमने कौन से मेथड पढ़ा, हमने पढ़ा शुगर। शुगर जो है मॉइस्चर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाए। अगला मेथड हमने पढ़ा ऑयल एंड विनेगर के द्वारा। तो ऑयल एंड विनेगर, स्पेसिफिकली विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड होता है, और अगर एसिटिक एसिड को अगर हम अपने फूड के अंदर डाल देंगे, विनेगर को हम अपने फूड के अंदर डाल देंगे तो वो पीएच चेंज कर देगा, जिससे कि केमिकल रिएक्शन होगा और जो बैक्टीरिया है और बाकी माइक्रोब्स जो भी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर हम अपने दूध को उबाल देते हैं या फिर फ्रिज में रख देते हैं तो एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स के अंदर भी माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर सकते। और सबसे मेन इसके अंदर हमने पढ़ा पेस्चराइजेशन, कि जो पेस्चराइजेशन टेक्निक है, पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे किसी प्रोडक्ट को गर्म करना, जैसे कि मिल्क को, और उसको तुरंत ठंडा कर देना। इसकी हेल्प से जो बैक्टीरिया है वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर और वो मर जाएगा। तो हमने सारी टेक्निक्स पढ़ी ताकि हम अपने आप को डिजीज़ से बचा सकें, क्योंकि फूड के द्वारा ही बहुत सारी डिजीज़ हमारे अंदर एंटर कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन।